डेटन, ओहायो। यहाँ उन्हीं मैदानों में जहाँ राइट ब्रदर्स ने इंसानों को उड़ान की दुनिया में पहुँचाया था, मौजूद है राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस, अमेरिकन सेना का एक सबसे बड़ा ठिकाना। यहाँ पर बड़े पैमाने पर काफ़ी काम चल रहा है, जैसे मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, रिवर्स इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल जीवों पर अध्ययन। कई विद्वान मानते हैं कि राइट पैटरसन कई दशकों से परग्रही जीवों की जांच पड़ताल और उनसे जुड़े प्रयोगों का केंद्र रहा है। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि ये एरिया 51 से भी ज़्यादा अहम है। बड़े लंबे समय से चर्चा है कि राइट पैटरसन में कई परग्रही जीव हैं और इससे जुड़ी कहानियाँ भी प्रचलित हैं। इस बात का भी दावा किया जाता है कि यहाँ ज़मीन के नीचे अनजान एरियल व्हीकल्स या यूएफओज रखे हुए हैं। 14 जून 1947 को एक अनजान यान न्यू मैक्सिको में रोजवेल शहर के बाहरी इलाके में दुर्घटना का शिकार हो गया। चश्मदीदों का कहना था कि वो एक उड़न तस्सरी की तरह लग रहा था और उस मलबे से जो लाशें मिली थी वो इस दुनिया की जीवों की तो बिल्कुल नहीं थी। कुछ ही दिन में ये घटना रोजवेल हादसे के नाम से मशहूर हो गई और इसने दुनिया के लाखों लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन इसके साथ जहां अमेरिका की दिलचस्पी उड़न तस्तरियों में बढ़ी, वहीं इसके साथ सरकार ने ऐसे मामलों को छिपाने की कोशिशें भी शुरू कर दी। रोजवेल बेस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, मगर कुछ घंटे बाद ही वो उससे मुकर भी गया। कहा कि माफ़ करना दोस्तों, वो एक वेदर बलून था और हमारे अधिकारियों को पता नहीं लगा कि वो असल में क्या है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1947 में जब रोजवेल हादसा हुआ था तब नेवाडा में एरिया 51 नहीं था। सच तो ये है कि तब ये काम एक अहम एयरफोर्स हेडक्वार्टर करता था और हादसे का शिकार बनी चीज़ें और उससे मिली लाशों को डेटन, ओहायो के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में लाया गया। क्या ये कहा जा सकता है कि राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान से 70 साल पहले मिले यान की अवशेष होंगे? और अगर ऐसा है तो क्या उनकी उड़न तस्तरी बनाने की कोशिश सफल हो गई थी? इस इलाके में मौजूद लोगों का कहना है कि राइट पैटरसन के ऊपर उन्हें दिन में भी आसमान में मंडराते अजीबोगरीब यान नजर आते हैं। विद्वानों का मानना है कि इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि जब वो यूएफओज नजर आते हैं तो हमारा कोई भी जेट उनकी जांच पड़ताल करने नहीं जाता। शायद इसीलिए क्योंकि वो हमारे ही रिवर्स इंजीनियर्ड क्राफ्ट्स हैं। लेकिन अगर राइट पैटरसन के ऊपर नजर आई उड़न तस्तरियाँ वास्तव में इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, तो क्या इसे इस बात का सबूत नहीं माना जा सकता कि रोजवेल के पास हादसे का शिकार हुई उड़न तस्तरी को ही रिवर्स इंजीनियर किया गया है? कई विद्वान तो इसे सही मानते हैं और अपने दावे के समर्थन में वो उन दो अति गोपनीय जांच की बात करते हैं जो राइट पैटरसन में प्रोजेक्ट साइन और प्रोजेक्ट ब्लू बुक के नाम से हुई थी। राइट पैटरसन एक समय प्रोजेक्ट साइन और प्रोजेक्ट ब्लू बुक का केंद्र था। इन दोनों का एक ही काम था, पहला अंतरिक्ष से आने वाले यानों की स्टडी करना और दूसरा उनका वर्गीकरण करना। प्रोजेक्ट साइन की शुरुआत तब हुई थी जब रोजवेल क्रैश के बाद अमेरिका में लगातार उड़न तस्तरियां नजर आने लगी थी। साइन में आम जनता ही नहीं, सेना और उन पर नजर रखने वाले रडार ऑपरेटर से जानकारी मिलने पर उनकी रिसर्च और तहकीकात की जाती थी। ये अमेरिकन सरकार का आधिकारिक यूएफओ प्रोग्राम था। ब्लू बुक सबसे मशहूर और सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट था। उसके तहत विदेशी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हादसे का शिकार बने यान के मलबे की भी जांच की जाती थी। 1969 में 12,000 से ज़्यादा उड़न तस्तरियों को देखने की घटनाओं का अध्ययन करने के बाद प्रोजेक्ट ब्लू बुक को बंद कर दिया गया। उनमें ज़्यादातर घटनाओं को अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले स्पाई प्लेन्स या प्राकृतिक घटना कहा गया, जबकि तब भी करीब 700 अज्ञात मामले बचे हुए थे। हालांकि अमेरिकन सेना तो आज भी यही कहती है कि परग्रही यानों के पृथ्वी पर आने के ठोस प्रमाण मिले ही नहीं, लेकिन वहां काम कर चुके वैज्ञानिक तो अलग ही कहानी बताते हैं।
राइट पैटरसन में काम कर चुके एक रिसर्चर बताते हैं कि वहाँ के हैंगर 18 में उन्होंने जीवित परग्रहियों को देखा था। उनका कहना है कि एक परग्रही यान हादसे का शिकार हुआ था, जिससे मिली लाशें और मलबे को राइट पैटरसन में लाया गया था और हैंगर 18 में एक जीवित परग्रही को रखा गया था और वो जीव टेलीपैथी के जरिए लोगों से बात कर सकते थे। और इसके बाद साइकिक प्रोजेक्शन और थॉट प्रोजेक्शन पर प्रयोग शुरू कर दिए गए। अगर इन रिसर्चर्स की बात सही थी और अगर अमेरिकन सेना अपने रिसर्च के लिए जीवित परग्रहियों का इस्तेमाल कर रही थी, तो ये सवाल उठता है कि प्रयोग आखिर कहाँ चल रहे थे। क्या राइट पैटरसन में, एरिया 51 में या किसी दूसरी जगह किए जा रहे थे? और क्या आज भी ऐसे प्रयोग हो रहे हैं? लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। यहाँ द्वीप के पूर्वी छोर पर मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन के अवशेष मौजूद हैं, जिसे 1981 में बंद कर दिया गया था। लेकिन लोगों के मुताबिक इस बेस के नीचे एक खुफिया प्रयोगशाला थी, जहां शायद आज भी काम चल रहा है। कई विद्वान मानते हैं कि यहाँ एक प्रयोग कई लेवल्स पर किया जा रहा था। वहाँ काम कर रहे लोगों ने जो बताया, उसके हिसाब से वहाँ तक कोई भी जमीन के ऊपर से नहीं गया था। कई विद्वान मानते हैं कि मॉन्टॉक भी राइट पैटरसन और एरिया 51 जैसा ही था, जहां अमेरिकन सेना कई अलग अलग प्रयोग कर रही थी और उन प्रयोगों में उसे परग्रही टेक्नोलॉजी की मदद मिल रही थी। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि उनमें से कई प्रयोगों में इंसान भी एक बड़े विवादित रिसर्च प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जिसे मॉन्टॉक प्रोजेक्ट कहते हैं। मॉन्टॉक में एक चीज़ बहुत खास थी, जो थी मॉन्टॉक चेयर। लोग मानते थे कि ये चेयर परग्रही टेक्नोलॉजी से बनी थी, जो उस कुर्सी पर बैठने वाले इंसान की सोच को रियलिटी में बदल देती थी, या ये कहें कि फिजिकल रियलिटी में बदल देती थी। कई विद्वान मानते हैं कि मॉन्टॉक चेयर और उसकी दिमाग में असर डालने वाली खूबी काफ़ी हद तक उस कुर्सी से मिलती जुलती है, जो फेरो के ज़माने की थी। पटा का सिंहासन। पटा प्राचीन मिस्र के बड़े देवताओं में से एक थे। वो बाकी सभी देवताओं से पहले आए थे। माना जाता है कि पटा ने यह दुनिया अपनी सोच से बनाई थी। पटा को एक सिंहासन पर बैठा दिखाया जाता है और कहते हैं कि वही वो सेंटर पॉइंट था, जिससे उनकी सोच किसी चीज की रचना करती थी। तो क्या प्राचीन मिस्र के उस देवता और उनके सिंहासन की बात सही है? और क्या मॉन्टॉक चेयर से उसका कोई रिश्ता है? कई विद्वान कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है और उनका मानना है कि ऐसा ही एक और ठिकाना है, जो इस बात का सबूत है कि वहाँ न सिर्फ परग्रही टेक्नोलॉजी का परीक्षण हो रहा है, बल्कि उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। वॉशिंगटन डीसी, 16 दिसंबर 2017। यूएफओ कम्युनिटी में करीब एक दशक अंदाजे लगाए जाने के बाद पेंटागन के अधिकारियों ने आखिरकार मान लिया कि एक बहुत ही खुफिया यूएफओ रिसर्च प्रोग्राम पर काम चल रहा था और उसका नाम था एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, यानी कि एटिप। इस प्रोग्राम की सबसे अलग बात ये थी कि इसमें एक प्राइवेट कंपनी बिगलस एरोस्पेस शामिल थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले सरकार इस तरह की बातों को बहुत गुप्त और छिपा कर रखती थी। अब सवाल है कि अमेरिकन सरकार इस तरह की संवेदनशील रिसर्च को आखिर सुरक्षित सैनिक ठिकानों से अलग क्यों कर रही है? कई विद्वान मानते हैं कि इतने सालों में सरकार ने भी यह जान लिया है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को अगर पेंटागन के बाहर ले जाया जाए और उसे किसी इंडस्ट्री के हवाले किया जाए, तो वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को नज़रअंदाज कर सकते हैं। लोग फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी भी सरकारी कार्यक्रम के बारे में जानकारी मांग सकते थे, जबकि प्राइवेट कंपनी पर कोई शक नहीं करता और उन्हें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का भी डर नहीं रहता। अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपनी रिसर्च को नहीं बताती, तो उसे बताने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। एटी प्रोग्राम के तहत सरकार खुफिया तरीकों से उन जगहों से मटेरियल्स जमा करती है जहां उड़न तस्तरी हादसे का शिकार होती हैं, और उन्हें मेटा मटेरियल्स कहा जाता है।
फिर उन्हें बिगलस जैसे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की मदद से रिवर्स इंजीनियर किया जाता है। लोग मानते हैं कि अभी ये रिसर्च अमेरिका या पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। 26 मई 2015 अमेरिकन एयरफोर्स ने घोषणा की कि स्पेसएक्स अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े लॉन्चेस करने की हकदार है। जाहिर है कि इस तरह सरकार के ऐसे सारे काम राष्ट्रीय सुरक्षा के आड़ में ही होंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सरकार एक रिसर्च को कई भाग में बांट देती है, जिससे कोई परग्रही टेक्नोलॉजी में काम कर भी रहा होगा लेकिन उसे पता भी नहीं होगा। ये मानव सभ्यता का वो अध्याय है जो 1947 में रोजवेल क्रैश के बाद ही खुल गया था, और तभी से अमेरिकन सेना हमें एक ऐसे जीवन के लिए तैयार करने लगी है जिसमें हम परग्रही जीवों के साथ न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष में भी रहेंगे। सरकार को लगता है कि हम अभी उस सच्चाई को जानने लायक नहीं हुए हैं, इसीलिए इसे बिजली के तारों और सुरक्षा कैमरों के पीछे ही रहना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।